friends, this is Suresh Kumar Devangan, PGT English, Kendriya Vidyalaya Khargone. Friends, many of our PGTs are preparing for the examination of principal in Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, EMRS and UPSC. I am also one among them. I talked to many of my friends and I consulted newly recruited principals and senior principals also. All of them advised me only one thing, that a participant should read the books that is shown on the screen. You can see CCS CCA rules by Swami, conduct rules, pension completion, medical attendance rule, FRSR and general pension rules. Friends, बहुत कम समय में इतनी मोटी किताबों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है. हमारे कुछ साथी इसे और गलत समझते हैं, स्वामी हैंडबुक पढ़ते हैं. एक्चुअली स्वामी हैंडबुक आपको तब काम आएगी जब आप प्रिंसिपल बन जाएंगे. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंसिपल, मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस आर स्वामीज क्वेश्चन. और इन किताबों को पढ़ने से भी, ये डिटेल्ड स्टडी है, इनके साथ में एक बुकलेट आती है एमसीक्यूज की. दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस. अच्छा, पहले मैं अपनी बात पूरी करूं. यदि आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं, ये एड्रेस है यूनिवर्सल बुक कंपनी, प्रयागराज. मोबाइल नंबर भी मेंशन है. आप यहां से ऑर्डर करके इन किताबों को बुला सकते हैं. तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स. एक छोटा सा प्रयास है. मैंने एक टॉपिक उठाया है सीसीएस सीसीए रूल्स और कंडक्ट रूल्स. देयर आर 200 MCQs पब्लिश्ड बाय स्वामी एंड आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है, सीसीएस रूल के भी और कंडक्ट रूल के भी. मैं 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. एंड आई गारंटी यू 10 क्वेश्चंस विल बी देयर. आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और इन 200 क्वेश्चन में से सीरीज में से चेक कर लीजिए. यू विल फाइंड द क्वेश्चन एज इट इज. So friends, this is an attempt. I hope you will provide me your valuable suggestions. So without wasting time, what I will do is, we'll discuss the question, I'll tell you the right answers, and if explanation is needed, I will do it as well. Your suggestions, I will wait for it. So let us begin with. So this is what I am going to discuss. Swami's discipline rules made objective, multiple choice question, and this booklet you will get free with these 2 books. आज हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, तो आपको वो मिल जाएंगे. ये पूरी बुकलेट की लैंग्वेज है, प्रीफेस दिया हुआ है. इसे फिलहाल हमारा कोई तारतम्य नहीं है. हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे. So let us see the questions. I hope you will cooperate, you will watch it carefully, and if at all any mistakes are there, we'll discuss it together. So the very first question is, the date on which CCS CCA rule 1965 came into effect is. 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं and the right answer is 1 December. ये हम सभी को मालूम है, हमको याद भी है. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, हु इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. किसे गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा? अ मेंबर ऑफ सर्विस हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हु इज टेम्परेली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में टेम्परेली पोस्टेड है, डेपुटेशन पे है, यस, उसे हम एम्प्लॉय मानेंगे. A member of service who holds a civil post under a state government who is temporarily placed at the disposal of central government, उसे भी हम मानेंगे. A person in service of a local or other authority temporarily placed at the disposal of the central government, हम उसे भी मानेंगे. So the right answer is all the above. ये 2 क्वेश्चन हो गए. तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. From the following CCS CCA rule 1965 is applicable to. इनमें से किस पर सीसीएस सीसीए रूल 1965 एप्लीकेबल होता है? फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है.
मैंने क्वेश्चन पेपर का जो स्टडी किया है, मैंने पाया है ये क्वेश्चन जनरली होता है 2-3 दूसरे रूप से घुमाकर पूछा जाता है। एंड द राइट आंसर इज सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन अ डिफेंस सर्विसेज। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीए रूल 1965 इज एप्लीकेबल टू, आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑल मेंबर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज पे लागू नहीं होता, रेलवे सर्वेंट्स पे लागू नहीं होता, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट इन पे लागू नहीं होता। ये लागू होता है सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC। 7th CPC से पहले कुछ और था, आपको मालूम है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूछा गया है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, एंड द राइट आंसर इज 3। 3 categories are there, group A, group B, group C. Now name the level to which a government servant belongs to. If name the level to which a government servant belongs to if he was appointed to a central civil post carrying the grade pay of 46,4600 रुपए in the scale of ये 9,300 to 34,800 in pay band 2। आपको मालूम है ये हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में ये टीजीटी की ग्रेड पे है, और जो टीजीटीज अपॉइंटेड होंगे वो कौन से लेवल में कहलाएंगे? इट्स वेरी क्लियर, एवरीबडी नोज, लेवल 7। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर गिवन बाय स्वामीज बुक, एंड दैट बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं, सभी प्रिंसिपल्स जो बन चुके हैं, जो अभी अभी बने हैं, उन सबका सजेशन था ये एमसीक्यूज कीजिए, ये पूरी बुकलेट कवर करते हैं, या यूं कह लीजिए आपने पूरी बुक पढ़ी, उसका निचोड़ ये है एमसीक्यूज के फॉर्म में। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, उनके क्लैरिफिकेशन लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को कौन अपॉइंट करता है? ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट delegating any other authority. Once again, I'll read the question for you. Name the authority for appointment to Group A services and post of the union without delegating any other authorities. क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 2 से 3 मिनट का 2 से 3 सेकंड का ब्रेक इसलिए दे रहा हूं, या पॉज इसलिए दे रहा हूं कि यदि आपको आंसर मालूम है तो आप मन में सोच लीजिए। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर ग्रुप ए है तो इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी, सी एंड डी पोस्ट ऑफ द यूनियन। ग्रुप ए प्रेसिडेंट हो चुका है, ग्रुप बी, सी, डी को कौन अपॉइंट करते हैं? इट इज ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इट इज डन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में डेप्यूटी कमिश्नर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो हम यहाँ पे डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे, वी विल कॉल देम अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सस्पेंशन, सस्पेंशन से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, यू आर नॉट अ नोवाइस, आप सभी जानते हैं, कई प्रकार की स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, कई प्रकार के वीडियोज आपने देखे हैं, देन यू मस्ट हैव फाउंड दैट सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। मैं चारों ऑप्शन पढ़ के वीडियो की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। यू हैव टाइम इनफ टू रीड, एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज टेम्पररी विथड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। सस्पेंशन क्या है? इट इज नॉट रिमूवल ऑफ ड्यूटी, इट इज टेम्पररी विथड्रॉल ऑफ द ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 9, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन वेयर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में नहीं रख पाएंगे। वेयर, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता? अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड आर पेंडिंग, तब तो डेफिनेटली सस्पेंड किया जा सकता है उस व्यक्ति को। ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन एन एक्टिविटी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डेफिनेटली ऐसे केसेस में सस्पेंड किया जा सकते हैं। तो ये आंसर आपका नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है। अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल
offense is under trial, यदि ऐसा होता है तब तो डेफिनेटली उसे सस्पेंड किया जा सकता है. अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज डिसोबेड हिज सुपीरियर अथॉरिटी, ये हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस केस में डायरेक्टली सस्पेंशन ना होके ही कैन बी गिवन एडवाइजरी, ही कैन बी गिवन मेमो और अदर डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट हिम, बट सस्पेंशन विल नॉट बी डन इन दिस केस. आई होप इट इज वेरी क्लियर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. अब ये वो कंडीशन थी, 4 कंडीशन की, इनमें से किस केस में उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता. अब क्वेश्चन है किस केस में सस्पेंड किया जा सकता है. ऑलमोस्ट जो हमने पहले पढ़ा उसी वही आंसर है. फिर से देखिए, फॉर अटेंडिंग ऑफिस लेट, क्या इस बात के लिए उसे सस्पेंड किया जाएगा. फिर से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को. फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू. फॉर अटेंडिंग लेट ऑफिस लेट, नहीं, एटलीस्ट इस पे तो नहीं करेंगे. फॉर अ केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, डेफिनेटली यहीं पे आपको आपका आंसर मिल जाता है. फिर भी फॉर डिसोबीडियंस, अभी अभी हमने पढ़ा, डिसोबीडियंस के लिए हम सस्पेंड नहीं करेंगे. फॉर पेटी क्वारल अमंगस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, सपोज देर आर 2 स्टाफ मेंबर एंड दे हैव सम डिस्प्यूट, सम क्वारल और सम, जिसे हम कहते हैं मतभेद होना या तनातनी हो जाना या बातचीत हो जाना, फॉर दैट केस द एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग टू बी सस्पेंडेड. तो द राइट आंसर इज फॉर अ केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल offense. Question number 11. A government servant is deemed to have been placed under, deemed to have means assumed, उसे मान लिया जाएगा, placed under suspension if he is detained in custody for a period of exceeding, कितने घंटे से ज्यादा यदि उसे कस्टडी में रखा जाता है, पुलिस के अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उसे सस्पेंड माना जाएगा. लेटरबाजी हुई है कि नहीं हुई, सस्पेंशन ऑर्डर निकला है कि नहीं, लेकिन हम उसे सस्पेंड मान लेंगे यदि वो 48 घंटे या 48 घंटे से अधिक का समय जेल के अभिरक्षा में रहते हैं. इफ ही इज डिटेन्ड इन द कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स. इस आंसर को याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं. ये 48 घंटे, कितने दिन, कितने महीने, यही सब सीसीए रूल के अंतर्गत आते हैं जो हमें ध्यान रखना है. नेम द अथॉरिटी कंपिटेंट टू प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन. ऐसा नहीं कि कोई भी आपको सस्पेंड कर सके, उसके लिए भी एक अथॉरिटी अपॉइंटेड है. तो कौन सी अथॉरिटी कर सकते? अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन प्लेस यू अंडर सस्पेंशन. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. इंक्वायरी अथॉरिटी जो होते हैं वो आपकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो बात का विषय है. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कोई और हो सकता है, आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, बट ही इज नॉट द अथॉरिटी टू सस्पेंड यू. ही कैन रिकमेंड सस्पेंशन फॉर यू बट ही कैन नॉट सस्पेंड यू. सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट सस्पेंड you. You know it well. So the correct answer is appointing authority or disciplinary. Appointing authority is also known as disciplinary authority. Now, question number 13. A government servant shall be deemed to have been placed under suspension. इस पे पहले भी एक क्वेश्चन आया था. 48 आवर्स, 48 घंटे यदि जेल के अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसे सस्पेंड माना जाएगा. डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. फिर से वैसा ही एक प्रश्न है. अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को अलग तरीके से दिए गए. अब ध्यान से आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को. विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी. जिस दिन से उसे जेल में रखा जाएगा उस दिन से. विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जिस दिन उस पर चार्ज लग गया. इफ ही इज सैंक्शनड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स. 48 आवर्स के बाद यदि उसको इम्प्रिजनमेंट होता है तो इस डेट से मानेंगे, इस डेट से मानेंगे. द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है. अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन. जिस डेट से उसे इफ इज डिटेन्ड इन द कस्टडी उसी दिन से उसे सस्पेंड माना जाएगा. और विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन इफ इज सेंटेंस्ड, मतलब उसे सजा दी गई है, उसे सजा
दी गई है, अगर उसे सजा सुनाई गई है उस दिन से, अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स। तो ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर a penalty of compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal। क्वेश्चन को इत्मीनान से समझने की जरूरत है। वेयर a penalty of compulsory retirement from service imposed upon a government servant, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कंपल्सरी रिटायरमेंट इंपोज किया गया है अंडर सस्पेंशन एंड दैट एम्प्लॉय इज सस्पेंडेड, और उस आदेश को इज सेट असाइड इन अपील, अपील किया और उसे सेट असाइड कर दिया गया। वेदर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यूड, तो सस्पेंशन का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इफ सो फ्रॉम विच डेट, और यदि रहता है तो कौन सी डेट से। बड़ा ही अच्छा, टिपिकल और समझने वाला प्रश्न है। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, जिस दिन से उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया है उस डेट को विथ इफेक्ट माना जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस सी वंस अगेन, वेयर अ पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, पेनाल्टी दिया गया उसे, सस्पेंशन था, सस्पेंशन का डिसीजन आ गया और उस डिसीजन में ये दिया गया कि इन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाए। फिर उन्होंने अपील किया, अपील में उस निर्णय को खारिज कर दिया गया। अब प्रश्न ये है, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यूड, कंपल्सरी रिटायरमेंट को तो हटा दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया, लेकिन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यूड, इफ सो फ्रॉम विच डेट, so it will be effective from the date of original order of compulsory retirement, उस डेट से उन्हें सस्पेंडेड माना जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड, इफ सो बाय whom। एक बार सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया, क्या उसे रिवोक किया जा सकता है? सबको पता है यस, उसे रिवोक किया जा सकता है। प्रश्न है बाय whom, किसके द्वारा किया जा सकता है? And the correct answer is an authority competent to issue suspension order। वही अथॉरिटी रिवोक कर सकता है जिसे सस्पेंड करने का अधिकार है। सस्पेंड करने का अधिकार किसे है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ा था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, जो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो वही आपके सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं, यहां तक कि वो सस्पेंशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर के रूप में जब हमको आता है तो वी नीड टू पे अटेंशन डियर फ्रेंड्स। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू 20 क्वेश्चंस। आज हम केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, कल से वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे और 50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। आई प्रॉमिस यू फ्रेंड्स, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। इफ यू थिंक आई एम डूइंग वेल और वी शुड गो अहेड विद दैट, यदि आप साथ देते हैं, आप भी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए मैं प्रतिदिन इस तरीके के वीडियोस के साथ आता रहूंगा और हम इसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। उस पीरियड का नाम बताइए जब तक सस्पेंशन के ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली चीजें याद नहीं रहती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेम डेट्स लगभग आते रहते हैं। तो आप किसी एक केस को रिमेंबर कीजिए, एक केस को याद कर लीजिए। आपके कोई साथी या दूर के कोई फ्रेंड्स या किसी स्कूल में किसी टीचर के साथ यदि कोई ऐसा हादसा हुआ है, आप उसे याद कीजिए और उसके साथ कब कब क्या क्या हुआ उसे रिवाइज या रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। क्वेश्चन है, मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। And the correct answer is before expiry of 90 days from the effective date of suspension। 3 महीने के भीतर या ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ उस ऑर्डर को रिव्यू करना ही पड़ेगा, या तो उसे रिवोक करना पड़ेगा या सस्पेंशन को आगे बढ़ाना होगा। मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। रिव्यू करेंगे तो रिव्यू में ये निकल सकता है कि भाई अब इसका सस्पेंशन खत्म कर दो, या फिर इसके सस्पेंशन को आगे बढ़ा दिया जाए, या इसे रिवोक कर दिया जाए। डिसिप्लिनरी एक्शन चलता रहेगा, वट एवर इट इज, बट इट हैज टू बी रिव्यूड विद इन 90 डेज, बिफोर द एक्सपायर, विद इन 90 डेज कह लीजिए या बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज कह लीजिए।
when will an order of suspension made or deemed to have been made not be valid unless extended? उसे वैलिड कब नहीं माना जाएगा? अगर कितने दिन एक्सटेंड हो गया है तब उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. मैंने अभी बोला आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. 90 डेज में उस ऑर्डर को रिव्यू करना ही पड़ेगा. यदि उसे रिव्यू नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को क्या माना जाएगा? नल एंड वाइड हो जाएगा. व्हेन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड नॉट बी वैलिड अंडर एक्सटेंडेड. यदि उसे एक्सटेंड नहीं किया गया तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, मतलब उसका सस्पेंशन ऑटोमेटिकली खत्म माना जाएगा. वही 90 डेज का पीरियड है. उसके दो क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चन में काफी समानता है. देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड. फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, ये सीसीएस कंडक्ट रूल और डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत ये सारे क्वेश्चन हैं. तो अभी हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सस्पेंशन की ओर चल रहे हैं. यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, मैं फिर से कहता हूं आपको, आई एम हियर टू गिव यू सम मटेरियल आर टू टॉक टू यू, टू डिस्कस विथ यू ऑन सम फैक्ट बेसिस. आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, दैट इज अवेलेबल इन इंटरनेट, और आप चेक कीजिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन को वैसी ही दिशा दें. Question number 18. If an order of suspension made or deemed to have been made is not reviewed before the expiry of 90 days, can it be valid? अभी पढ़ा था हमने. यदि 90 डेज में उसे रिव्यू नहीं किया जाता तो क्या वो ऑर्डर वैलिड होगा? हमारे बहुत सारे साथी आंसर दे सकते हैं नहीं, वो वैलिड नहीं होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वही था. ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज इट विल नॉट बी वैलिड. एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. तो यदि हमें फैक्ट याद है तो वी कैन आंसर इट इन एनी वे. क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम आफ्टर रिव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 90 डेज के बाद रिव्यू किया सस्पेंशन ऑर्डर को, तो उसे कम से कम कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? इट कैन बी एक्सटेंडेड for next 180 days, 6 months. It can be extended at a time. At a time मतलब एक बार में. ऐसा नहीं कि तुम 3 साल के लिए सस्पेंड हो, तुम 2 साल के लिए सस्पेंड हो. No. There are some rules. It can maximum be extended for 6 months. I hope it is very clear, friends. 180 days के लिए ही उसे extend किया जा सकता है. And the last question of the day, within the meaning of Rule 11, which of the following does not amount to a penalty? अब ये Rule 11 क्या है, Rule 14 क्या है, Rule 16 क्या है, आप उस बुक में पढ़ सकते हैं. CCA कंडक्ट रूल्स में यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में चर्चा करेंगे. जब जब ये रूल आते रहेंगे मैं आपको इसका डिटेल बताता रहूंगा. फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं. विदिन द मीनिंग ऑफ Rule 11, which of the following does not amount to a penalty? रूल 11 पेनाल्टी का रूल है. अंडर रूल 11 ऑल द पेनाल्टीज आर इम्पोज्ड वेदर माइनर और मेजर. उसको बाद में और क्लासिफाई करेंगे. तो कौन सा ऐसा है इन 4 में से ऑप्शन जिसे हम पेनाल्टी नहीं मानेंगे? कुछ चीजें हैं जो इम्पोज की जाती है बट दे आर नॉट काउंटेड अंडर पेनाल्टी, और आपका प्रश्न वही है. यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट अ एफिशिएंसी बार, इसे पेनाल्टी नहीं माना जाएगा. कंपल्सरी रिटायरमेंट एक पेनाल्टी है. विथ होल्डिंग ऑफ एन इंक्रीमेंट एक पेनाल्टी है. विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन एक पेनाल्टी है. बट स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट अ एफिशिएंसी बार इज नॉट काउंटेड एज पेनाल्टी. फ्रेंड्स आप सभी समझदार हैं. डिडक्टिव मेथड से भी आप आगे बढ़ सकते हैं. यदि आपको क्लियर कट आंसर नहीं मालूम है लेकिन ये मालूम है कि हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, देन दिस इज द आंसर. सो फ्रेंड्स, दिस 20 क्वेश्चन टुडे. आई होप you must have got something and your time is not wasted if you have been watching this video. आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का, आपके आइडियाज का, आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा. टिल देन, गुड डे. See you in the next video. Thank you very much for watching this video. Friends, before going with question number 21,
I would like to show you something. Some of the senior principals, when I consulted them, they suggested me that in such videos, first we should deal with the rules, then we should come to the question. So here I have something for you. Let us see today the question that we are going to do, 30 questions we will be doing today. And basically we are going to deal with the penalties. So friends, let me tell you what penalties are or how can we define them. So rule number 11 talks about penalties. Remember it. Rule number 11 talks about penalties. Rule number 12 is disciplinary authorities. Rule number 12 talks about the disciplinary authorities. Rule number 13 talks about authority to institute proceeding. And basically we have to think about rule number 14 and 16. Rule number 14 is measure penalties, means procedure for measure. All the penalties come under rule number 11, whether minor और मेजर. ध्यान रखेंगे उनकी जो प्रोसीडिंग होती है, मेजर पेनाल्टी की जो प्रोसीडिंग होती है वो रूल नंबर 14 में आती है, और माइनर पेनाल्टीज की जो प्रोसीडिंग होती है वो रूल नंबर 16 में आती है. तो रूल नंबर 15 क्या होता है? एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट. जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उस पर एक्शन लिया जाता है, वो रूल नंबर 15 में है. सारी पेनाल्टीज रूल नंबर 11 के तहत है. अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि माइनर पेनाल्टीज क्या क्या होती है और मेजर पेनाल्टीज क्या क्या होती है. पहले बात करते हैं माइनर पेनाल्टीज की. यदि सेंसर इशू किया जाता है, सेंसर एक वार्निंग कह सकते हैं, रिटर्न वार्निंग कह सकते हैं, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये माइनर पेनाल्टी है. रिकवरी फ्रॉम हिज पे, होल आर पार्ट, जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि इस ऑफिशियल की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की यदि भरपाई करवाई जाती है, रिकवरी ली जाती है उससे, पूरे हिस्से की या आधे हिस्से की, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइनर पेनाल्टी. ये बहुत ध्यान से समझेंगे. रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट cumulative effect and not adversely affecting his pension or pension. यदि उनके पेंशन को वो अफेक्ट नहीं करता है, 3 साल के लिए उनकी इंक्रीमेंट को रोका जाता है, या 3 साल के लिए उन्हें किसी लोअर पोस्ट पे डिमोट किया जाता है, इट इज ऑल्सो अंडर माइनर पेनाल्टीज. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत काउंट करेंगे. विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, यदि आपका इंक्रीमेंट रोका जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो भी माइनर पेनाल्टी कहलाएगा. यदि ये सब माइनर पेनाल्टी है तो फिर मेजर पेनाल्टीज क्या है? कंपल्सरी रिटायरमेंट, दिस इज द फर्स्ट मेजर पेनाल्टी यू कैन से. यदि आपको कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर पेनाल्टी. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ध्यान रखेंगे डिसमिसल और टर्मिनेशन दोनों में डिफरेंस होता है. अब ये वही बात है, लेकिन ये यहाँ पे बड़े रूप में आई है, ध्यान से देखिए. रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे और ग्रेड और पोस्ट और सर्विस for a period specified in the order of penalty which shall be a bar to promotion, तब ये मेजर पेनाल्टी कहलाएगा. और यदि इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो ये आप देख सकते हैं, एक पेज मैंने आपके सामने रखा है. इट विल मेक क्लियर एवरीथिंग. हालांकि ये सारे रूल्स में नहीं पढ़ने वाला हूं. दिस पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक. व्हाट इज पेनाल्टी एंड देन माइनर पेनाल्टी. हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे. ये माइनर पेनाल्टी कौन कौन से हैं देख लीजिए आप जरा एक बार फिर से. मैं आपके साथ में चर्चा कर लेते हैं इसे कि व्हाट आर द माइनर पेनाल्टीज. सेंसर अगर आपको मिलता है, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम हिज पे और होल पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनियरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर. आपकी नेग्लिजेंस की वजह से यदि गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी की जाती है, इट इज अ माइनर पेनाल्टी. रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, एक स्टेज यदि आपको नीचे कर दिया जाता है, टीजीटी को पीजीटी को टीजीटी बना दिया जाता है, टीजीटी को पीआरटी बना दिया जाता है, या उसकी स्केल में रखा जाता है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज
पेंशन, यदि आपके पेंशन को वो अफेक्ट नहीं करता है तो इसे हम माइनर पेनल्टी कहेंगे। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये माइनर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसे हम एक बार अच्छे से, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ सर्विस, डिसमिसल ऑफ सर्विस, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको आप चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द लिंक। जैसा कि मैंने बताया था, रूल नंबर 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज का होता है लाइकवाइज, सो यू कैन गो अहेड। One more thing I want to bring to your notice that we are going to discuss today is a term known as dies non. डाइज नॉन क्या होता है, इससे भी 4-5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डेफिनेशन से परिचित कराया जाए। व्हाट इज डाइज नॉन? कंट्रोलर ऑडिट जनरल have issued orders that the period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies non. यदि कोई ऐसी छुट्टी जिसे अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया है और आप छुट्टी पे रहते हैं without their prior permission and intimation, that can be kept as dies non. तो dies non होता क्या है ये आप समझ गए। इसका ये how it can adversely affect our job, इसको देखते हैं। फॉर ऑल पर्पसेस, ये सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। विज मीन्स एग्जाम्पल, इंक्रीमेंट, लीव एंड पेंशन। सच अब्सेंस, ऐसे अब्सेंस जो होते हैं, एक बार इसको डाइस नॉन को बहुत अच्छे से यदि आप देखना चाहें तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू हियर, यू कैन सी इट। ध्यान से देखेंगे। कम नीड टू जस्ट अ मिनट। With increment, leave and pension. Such absence without leave when it stands singly and not in a continuation of any authorized leave of absence will constitute an interruption of service for the purpose of pension, and unless the pension sanctioning authority exercises its power under Article 421. So this is already given there where you can study it completely. जो मैं बताना चाह रहा था basically what dies noun is. Comptroller or the general have issued order that the period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies noun. इस पे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो जहां तक मैं समझता हूँ चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस rules of rule number 11, 12, 13, 14, 15 and 16 and major penalties and minor penalties. So let's begin with the questions. चूंकि हम चीजों को समझ चुके हैं, अब आप क्वेश्चन को स्वयं अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, when does the review of suspension not become necessary on completing 90 days of suspension? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था, 90 डेज के बाद में उसे रिव्यू करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कब उसे रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, या अथॉरिटी कब उसे रिव्यू नहीं करे तो चलेगा? इफ द एम्प्लॉय इज अंडर डिटेंशन। डिटेंशन मतलब यदि वो जेल के अभिरक्षा में है, यदि उसे नजरबंद रखा गया है, उसे सजा दे दी गई है, फिर तो वो सस्पेंडेड ही माना जाएगा। 90 दिन बीत जाते हैं तो भी उसे रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल केस में 90 डेज में उसे रिव्यू किया ही जाएगा, अदरवाइज ही विल बी कंसिडर्ड एज revoked. Question number 22, from the following choose which comes under the minor penalty. अब आप चूज कर लीजिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था माइनर पेनल्टी के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंपलसरी रिटायरमेंट किसमें आएगा? मेजर पेनल्टी में डिसमिसल ऑफ सर्विस, मेजर पेनल्टी में टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मेजर पेनल्टी में तो ये हो गया आपका माइनर पेनल्टी। रिडक्शन बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, a government servant is appointed to a higher post on ad hoc basis against a short term vacancy. एक गवर्नमेंट सर्वेंट शॉर्ट टर्म वैकेंसी के अंतर्गत एडहॉक में अपॉइंट हुआ है। कैन ही बी अलाउड टू कंटिन्यू इन एडहॉक अपॉइंटमेंट व्हेन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम? इस दौरान यदि उसके साथ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है तो क्या उसे कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं। ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसे वापस उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। सेंसर मीन्स अभी अभी मैंने बताया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इट इज अ फॉर्मल पनिशमेंट। यस, इट इज अ माइनर
penalty. Imposition of penalty, yes, it is the imposition of penalty. A record of adverse entry in the confidential record. Confidential record means पर्सनल फाइल, उस पर इसकी कॉपी दी जाती है। पर्सनल फाइल में उसे अटैच किया जाता है, इसीलिए हम कहेंगे आंसर इज ऑल द अबव। पीएफ पर्सनल फाइल, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। सेंसर, यदि दैट इज ओरली आपको कुछ कहा नहीं जाएगा, थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन राइटिंग, दैट इज सेंसर. So it is a formal punishment as well as it is imposition of penalty, and it is a record that is kept in the personal file. So our answer is all the above. Question number 25. From the following, name the major penalty under rule 11. मैंने आपको अभी अभी बताया सारी पेनाल्टीज रूल नंबर 11 के तहत दी जाती है। यदि वो मेजर है तो उसे हम रूल 14 के तहत उसकी प्रोसीडिंग होगी, अगर वो माइनर है तो रूल 16 के तहत उसकी प्रोसीडिंग होगी। तो आपको अभी इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा मेजर पेनाल्टी के तहत आता है। सारे ऑप्शंस में नहीं पढ़ रहा हूं, ये देख लीजिए। रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल, पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी। स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी, एक बार फिर से देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं इसे, यू कैन रीड इट। Reduction to a lower time of scale, pay, grade, post or service for a period specified in the order of penalty, which shall be a bar to his promotion. आगे जाके उसे दिक्कत देगी प्रमोशन में, तब उसे हम क्या मानेंगे? मेजर पेनाल्टी मानेंगे। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस मेजर पेनाल्टी और माइनर पेनाल्टी पे लिए गए हैं आज। मैं फिर से आपको बता दूं, स्वामी हैंडबुक, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक, उसके जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, वी आर डिस्कसिंग दैट in a very good language. It is given and all the facts and figures are given here. If we prepare it, it will definitely help us to get through the examination, and I hope I am able to serve the purpose that I am here for. Question number 26 now. If a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what action should be taken against him in present employment? यदि किसी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में डेपुटेशन की बात हो रही है, तब ऐसे केसेस में उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस. दिस कैन बी डन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बाय द हायर अथॉरिटीज. रेंडर हिम, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस. आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट अगेन, यू कैन रिवर्स इट, यू कैन, आई डोंट सजेस्ट यू टू फॉरवर्ड इट। एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। व्हाट एक्शन शुड बी प्रपोज्ड इफ अ टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हैड फर्निश्ड false information or produced a false certificate in order to secure appointment? ऐसे केसेस में उसके साथ में क्या एक्शन लिया जाए? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं। शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, ऐसे एम्प्लॉइज को तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा। दिस एक्शन शुड बी टेकन। क्वेश्चन नंबर 28. अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अवॉर्डेड अ पनिशमेंट ऑफ रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज फॉर 2 years. ध्यान से सुनेंगे, 2 साल के लिए उसे लोअर स्टेज में डिमोट किया गया है। द रिडक्शन वॉज फ्रॉम लेवल 7 to level 5 in the pay matrix. The reduction in the stage was to operate for 3 years. 3 साल के लिए था। To postpone all further increment. कमेंट कीजिए, ऐसी एक सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच वन इज सुटेबल? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, द एक्सटेंड ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर द रिडक्शन. The right answer here for you is the extent of punishment cannot exceed the period specified for the reduction. क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, a government servant was awarded a punishment of reduction to a lower post for 2 years. 2 साल के लिए उसे दिया गया है ऑर्डर में, और आप यहाँ पे उसे 3 साल ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंड ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड। 2 साल बोला गया है तो 2 साल से ज्यादा आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी had initiated departmental proceeding against a government servant, and after conclusion of disciplinary proceeding he decided not to award any penalty. सारी प्रोसीडिंग हो गई
और पाया गया कि ही इज नॉट गिल्टी and the disciplinary authority found that he is not guilty. So he has decided not to award any penalty. What is the minimum penalty that can be awarded to the government servant? तो ऐसे केस में मिनिमम से मिनिमम उसे क्या पेनाल्टी दी जा सकती है? ओरल वार्निंग नहीं दी जाएगी, रिटर्न वार्निंग ये कुछ नहीं होता है, दैट इज सेंसर. कम से कम जो पेनाल्टी है वो क्या है? सेंसर. क्लोजिंग ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये तो होगा, बट दिस इज नॉट अ पेनाल्टी. Okay, so he will be given censure. It's a kind of warning, you can say. Censure is a warning. Friends, question number 30. Under which of the following circumstances the leave sanctioning authority cannot mark the day as dies non? देखिए, डाइस नॉन आपने पढ़ा है, मैंने अभी भी बताया था, एंड आई कैन गेट बैक टू डाइस नॉन. आप यदि पढ़ना चाहें डाइस नॉन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं. बहुत संक्षेप में मैं बता दूं व्हाट इज डाइस नॉन. द कंट्रोलर ऑडिट जनरल हैव इशूड ऑर्डर दैट द पीरियड ऑफ absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies non. यदि आपने लीव को सैंक्शन नहीं कराया है, दैट इज डाइस नॉन. यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन नॉट मार्क द डे एज डाइस नॉन. When an official remains absent from the duty without prior permission, यदि प्रायर परमिशन के आप absent है तब तो डेफिनेटली वो मार्क कर ही सकता है आपको डाइस नॉन. When an official comes late and works throughout the day during the office hour, definitely this is the answer. यदि आप लेट आते हैं और दिन भर आप काम करते हैं तो आपकी अथॉरिटी आपको डाइस नॉन में नहीं डाल सकते. और क्या सर्कमस्टांसेस है जब आपको डाइस नॉन में डाला जा सकता है? When on duty in office the official leaves the office without prior permission. Prior permission or intimation is necessary of the higher authority. When an official remains in office but refuses to perform his duty assigned to him, ऐसे केस में भी आपको डाइस नॉन में डाला जा सकता है, बिकॉज यू आर रिफ्यूजिंग डायरेक्टली टू द अथॉरिटी टू वर्क, सो यू कैन बी प्लेस्ड अंडर डाइस नॉन फॉर दैट पर्टिकुलर डे. इन सब चीजों को ध्यान रखें और इम्प्लीमेंट भी करें. Question number 31. A government servant was awarded with penalty of withholding of one increment by issuing the punishment order dated 1st November. 1 नवंबर को उसे ऑर्डर मिला कि, फिर से पढ़ लें. A government servant was awarded a penalty of withholding one increment. एक इंक्रीमेंट उनका रोका जाना है by punishment order dated 1st November. Indicate the date from which the penalty takes effect from. तो भाई नेचुरली नवंबर में है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उनका इंक्रीमेंट लगने वाला है जुलाई में, तो जुलाई में ही वो विथ इफेक्ट माना जाएगा. तो व्हाट इज योर आंसर? 1 जुलाई. थोड़ा सा अब चेंजेस रहेगा, अब इंक्रीमेंट जनवरी में भी लगते हैं. तो अब इस प्रकार के एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आते हैं तो उसमें ऑप्शन आपको उस तरीके से दिया जाएगा. Question number 32. Is there any provision of imposition of 2 penalties at a time for any one misconduct under CCS CCA rule? Definitely है. एक ही what should I say? एक मिसकंडक्ट के लिए 2 पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं? प्रश्न ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, तो यस दी जा सकती है. हमारे कुछ दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ऐसा नहीं है. इसको मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. जब हम कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, भाई एक क्राइम के लिए 2 बार मौत की सजा थोड़ी दी जाएगी, मारा तो उसे एक ही बार जाएगा, बट दैट पनिशमेंट इज डिफरेंट एंड दिस पनिशमेंट आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज नॉट डेथ सेंटेंसेस. सो 2 डिफरेंट पनिशमेंट कैन बी गिवन. सो रिमेंबर इट, रिमेंबर माई एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. डोंट कंपेयर विद दिस एग्जाम्पल. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज्ड अ पेनाल्टी विथ होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट. वर्ड पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट पे. अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज्ड अ पेनाल्टी withholding of next increment for a period of 3 years on Mr. X. White punishment order dated 1/6/2013. Specify the number of increment to be withheld. ध्यान रखेंगे 3 साल के लिए दिया गया है. अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए. 3 साल के लिए मतलब 2016 तक. अभी 2016 कैसे काउंट होगा? ये पूरा लास्ट तक काउंट होगा.
2016 खत्म होते तक काउंट होगा। तो उसके कितने इंक्रीमेंट आ जाएंगे? 2013 में ही इज द अनफॉर्चुनेट वन, क्योंकि मंथ ऑफ जून है, तो जुलाई 2013 में ही एक इंक्रीमेंट उसका चला जाएगा, जुलाई 14 में एक इंक्रीमेंट चला जाएगा, जुलाई 15 में एक इंक्रीमेंट जाएगा, जुलाई 16 में एक इंक्रीमेंट जाएगा। इस प्रकार से उसके 4 इंक्रीमेंट जाएंगे। हम नॉर्मली 3 ईयर्स है तो 3 इंक्रीमेंट काउंट कर लेते हैं, और यहाँ पे गलत हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। आई होप यू एग्री विथ मी। इफ यू डोंट एग्री, प्लीज यू कैन राइट मी in the comment box. You can personally I will be very pleased if you could write me personally, so that if at all I am doing if you don't agree with me, then we can discuss for the further benefitment of all our participants and aspirants. A government servant who faced a departmental proceeding was allowed to appear in departmental examination, ठीक है, and has passed the examination. Can he be promoted? तो क्या उसे प्रमोट किया जाएगा? डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं किया जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे ही नहीं, है ना। यस, आफ्टर ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेटेड हिंदी में हम उसे कहते हैं जिसे बाइज्जत बरी होने के बाद, मतलब उसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का रिजल्ट आएगा, यदि उस रिजल्ट में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, एक्सोनरेट कर दिया जाता है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 35। Whether the President of India is empowered to impose penalties on a government servant under Rule 11 of CCS Conduct Rule? Definitely. सारे पनिशमेंट प्रेसिडेंट नहीं देते, बट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट इट इज गिवन, बिकॉज अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सो द आंसर इज यस, एनी ऑफ द पेनाल्टीज। ऐसा, अच्छा यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा राष्ट्रपति हैं, बड़े आदमी हैं, तो भाई केवल मेजर पेनाल्टीज देते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यस, ही कैन गिव एनी ऑफ द penalties. From the following, which are the powers that cannot be exercised by an officer who is appointed to perform the current duties of an appointment? ध्यान से सुनेंगे। From the following, which are the power that cannot be exercised by an officer who is appointed to perform the current duties of अपॉइंटमेंट? तो भाई उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, फाइनेंशियल पावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेक्निकल पावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट स्टैट्यूटरी पावर नहीं मिलेगा, कानूनी अधिकार। इसका हिंदी अर्थ होता है कानूनी अधिकार उसे नहीं मिलेगा, या द रूल्स लेट डाउन बाय लॉज, या द पावर्स लेट डाउन बाय लॉज नॉट गिवन टू हिम। याद रखेंगे इस वर्ड को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। Under what circumstances can the competent authority not function as disciplinary? competent authority जो है वो disciplinary authority के तौर पर कब काम नहीं कर सकता? सिंपल सी बात है, जब उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा तब। तो ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ विटनेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज इन द केस। इफ ही हिमसेल्फ इज अ विटनेस इन सम केस, देन ही कैन नॉट एक्ट एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 38। अ पेनाल्टी अंडर रूल 11 कैन बी इम्पोज्ड बाय, ओनली बाय, पेनाल्टी अंडर रूल 11, सारी पेनाल्टीज रूल 11 के हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो वो किसके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है? एंड द आंसर इज पनिशिंग अथॉरिटी, और वी कैन से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, केवल वही पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा सा है, मजा आएगा इसको करने में। मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी को हमको मैच करना है। डेलिक्वेंट ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इंक्वायरी ऑफिसर और अपीलेंट अथॉरिटी। ऐसे केसेस में कई बार हमको ऐसा होता है कि 2 का तो मालूम है, 3 का तो मालूम है, 1 का नहीं मालूम है, तो भी वो बन जाता है। अब ये अपीलेंट अथॉरिटी कौन होता है? जो खुद अपील कर रहा है। एन अथॉरिटी कंसीडरिंग एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टी, जिसके पास हम अपील कर रहे हैं। तो 4th का तो 4 ही राइट है, तो इस ऑप्शन में दिख रहा है 4th का 4 राइट, तो यही आंसर हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है भाई? देख लीजिए इंक्वायरी ऑफिसर कौन होते हैं। एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू होल्ड द इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब 3rd का ये फर्स्ट आंसर होना चाहिए, ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होते हैं भाई? देख लीजिए आप, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी और पनिशिंग अथॉरिटी, तो ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई थिंक द टाइम इज देयर, the video length should not be much, should be not more than 25 minutes.
So this is the last question of the day today, question number 40. Can a disciplinary authority who is not competent to impose the penalty specified in Rule 11 institute disciplinary proceeding against any government servant? एक disciplinary authority, क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी, जो कि पेनल्टी इम्पोज करने के सक्षम नहीं है, इन रूल 11 में जो दिए गए हैं, तो ही कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी, क्या वो अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, दीज आर द 40 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस. पार्ट 1 का वीडियो भी है, पार्ट 2 का वीडियो. इसी प्रकार से प्रतिदिन मैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, थोड़ी सी गति को बढ़ाएंगे तो 30 क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, I won't say you to like and subscribe and comment. No, these are not my purpose. My purpose is, I request you, यदि आप वास्तव में इसके पार्टिसिपेंट है, आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों से. दिस इज हाई टाइम माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आप घर में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कितना करते हैं ये मैं नहीं कहता, बट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स गिव टू दिस वीडियो. सिट विथ पेन एंड पेपर, राइट डाउन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, and definitely we can do it. We can and we will do it one day. Thank you. Have a nice day. Thank you for watching the video. See you in the next video. Hello friends, this is Suresh Kumar Devangan. Welcome back to this channel of complete video lecture with MCQs. We are going ahead with CCS CCA rules and conduct rules. आज की इस वीडियो में we are going to see, as you can see in your right hand side, suspension rules and proceedings we are going to talk about. We are going to talk how the suspended officer is examined and cross-examined. What are the time limits and days given to him for different kinds of documents. And then we will talk about movable and immovable properties, share and debenture investment limits for a central government employees. Dear friends, I would like to tell you, this is part 3 where I am going to discuss from question number 41 to 70. If you wish, rather I should say, you must watch part 1 and part 2 for better understanding, where you will get the explanation and MCQs from question number 1 to 20 in part 1 and 21 to 40 in part 2. And here you will be getting from 41 to 70. So without wasting even a second, let us begin. So today, question number 41. When can the disciplinary authority inquire into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against a government servant? कोई अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ एक्शन ले सकता है? डेफिनेटली द आंसर इज वेरी इजी, व्हेन देयर इज अ ग्राउंड एस्टैब्लिश. जब तक कोई ग्राउंड ना हो, कैसे कोई इंक्वायरी की जा सकती? Who is competent to hold an inquiry when there is a complaint for sexual harassment? Dear friends, it is very clear to everybody, even in a छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन में एक कमिटी होती है headed by a woman employee, और in our case we can say a lady teacher, senior lady teacher, और वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमिटी होती है. वही कमिटी इसकी जांच करेगी. नॉर्मली अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हर कोई हेड ऑफ द ऑफिस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल करेंगे, ऐसा लिख देते. प्रिंसिपल विल बी अ मेंबर ऑफ इट, बट अ कंप्लेंट कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस इज गोइंग टू हैंडल द केस. सो दैट यू मस्ट रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 43. Where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under Rule 14 and 15. ध्यान रखेंगे, under Rule 14 and 15, the disciplinary authority shall draw up. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या ड्रॉ अप करेंगे, क्या सम अप करेंगे, किस चीज को वो लेके चलेंगे? द आंसर इज द सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट रूल ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्जेस. उसका प्रॉपरली वो चार्ज बनाएंगे और उस चार्ज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रस्तुत किया जाएगा, उसे सबमिट किया जाएगा, उसे मेमोरेंडम दिया जाएगा और चार्ज शीट दिया जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अंडर विच रूल द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शेल एक्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग। अब किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, चार्ज शीट मिल गई, मेमोरेंडम मिल गया और उसके साथ में विटनेसेस की लिस्ट मिल गई, सारी इंक्वायरी हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई। अब कौन से रूल के तहत वो काम करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अंडर विच रूल द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शेल एक्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग। पूरी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऑन ईच चार्ज टेकिंग सच एविडेंसेस एज इट मे थिंक फिट। अब वो कौन से रूल के तहत काम करेंगे, तो ही विल वर्क अंडर रूल 15। यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऑल द पेनाल्टीज, मैं पहले बता दूं, ऑल द पेनाल्टीज आर गिवन अंडर रूल नंबर 11। पेनाल्टीज आर मेंशन्ड इन रूल नंबर 11। द प्रोसीडिंग फॉर मेजर पेनाल्टीज आर मेंशन्ड इन रूल नंबर 14। ध्यान रखेंगे, द प्रोसीडिंग फॉर मेजर पेनाल्टीज आर मेंशन्ड अंडर रूल नंबर 14 and the proceeding for minor penalties are mentioned under the proceeding for minor penalties are mentioned under rule number 16। एक वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विथ यू दैट डिस्कसेस व्हाट इज रूल नंबर 11, 12, 13, 14 and 15 and 16। so you can go in brief with these rules। 3 pages I have shared in video part 1, description box link is given, you can go through and you can get it in detail। आगे बढ़ते हैं। in the event of no defense statement is given। यदि एम्प्लॉय ने कोई डिफेंस का स्टेटमेंट नहीं दिया है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में itself inquire or appoint an inquiry officer to inquire whether this statement is correct। yes of course it is correct। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक इंक्वायरी की कमिटी बनाएंगे और वो कमिटी फाइंडिंग की जांच करेगी और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वेयर ही इज नॉट इंक्वायरी अथॉरिटी। ध्यान देने वाली बात है, नॉर्मली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द इंक्वायरी ऑफिसर। यदि उन्होंने किसी को अपॉइंट किया है, अब हम अपने केस में देखते हैं, अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ऑनरेबल डीसी इज अवर disciplinary authority and he can appoint any AC or even he can appoint any principal, even the PGTs may be employed for that। माउस से लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, you can understand the thing। so इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वेयर इज नॉट इंक्वायरी अथॉरिटी शेल नॉट फॉरवर्ड टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। उस इंक्वायरी अथॉरिटी को वो बहुत सारे पेपर देंगे, पूरे केस की डिटेल देंगे, विटनेसेस देंगे, चार्ज देंगे, ये सब तो देंगे, क्या नहीं देंगे ये प्रश्न है। व्हाट ही शेल नॉट फॉरवर्ड, तो ही शेल नॉट फॉरवर्ड अ रिटन ब्रीफ ऑफ द केस विद डायरेक्शन फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। भाई इंक्वायरी ऑफिसर का खुद का ज्यूरिडिक्शन होगा, वो किस तरीके से इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं, इसके लिए वो ब्रीफ नहीं देंगे। अगर वो ब्रीफ दे दे तो इट मीन्स द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज बायस्ड, या वो तो उन्होंने फाइंडिंग बता दी कि आपको ऐसा करना है, तो ही शुड नॉट बी बायस्ड एंड ही विल नॉट सबमिट एनी ब्रीफ रिटन ब्रीफ ऑफ द केस एंड ही विल नॉट गिव एनी डायरेक्शन टू द इंक्वायरी authority, at least not in written। Question number 47, what is the maximum time allowed or awarded to a government servant to appear before inquiry authority after receipt of the article of charge by the inquiry authority। inquiry authority ने उन्हें imputation दे दिया है, चार्ज शीट दे दी गई है। अब जब चार्ज शीट मिलता है उसके बाद में उसे 10 दिन का समय दिया जाता है कि वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रस्तुत होके अपने पक्ष को रख सके। इन पर्सन इसे कहा जाता है। वेदर यू वुड लाइक टू मीट इन पर्सन, ये ऐसी उसकी लैंग्वेज होती है, तो उसे 10 दिन का समय दिया जाता है। यदि 10 दिन के समय में वो नहीं मिलता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट एंड ही वुड सबमिट हिज रिटर्न either confession or statement or defense, whatever he would like to submit। Next question is, if the presenting officer appointed is not a legal practitioner। Friends, ये सब तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम ऐसा एक मान लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किसी एम्प्लॉय को, ये है एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब
उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है। ये केस की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा केस है। तो केवीएस के ही आरओ लेवल के कोई इम्प्लाई या हेडक्वार्टर लेवल के कोई इम्प्लाई को अपॉइंट किया जाता है। यदि केस बड़ा है तो ये किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, मतलब वकील को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर इन्होंने वकील को अपॉइंट किया है तो आप भी डिफेंडिंग ऑफिसर के रूप में किसी वकील को अपॉइंट कर सकते हैं। यदि इन्होंने वकील को अपॉइंट नहीं किया है तो आप भी वकील को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही कोई ना कोई आपका इम्प्लाई होगा, किसी भी लेवल का वो इम्प्लाई हो सकता है जो डिफेंडिंग ऑफिसर के रूप में एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन वही है, इफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड इन अ लीगल इज नॉट अ लीगल प्रैक्टिशनर, देन कैन द गवर्नमेंट सर्वेंट इंगेज लीगल प्रैक्टिशनर एज डिफेंस असिस्टेंट? तो सीधा सीधा आपका उत्तर हो गया नो। और यस कब होगा? यदि उन्होंने अपॉइंट किया है लीगल प्रैक्टिशनर। How many cases can be pending with a government servant who is acting as defense assistant to the government servant under charge? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है इन दो उत्तर में, उसे मैं क्लियर कर दूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आप एक डिफेंस ऑफिसर के रूप में एक्ट कर सकते हैं। कोई भी पीआरटी, कोई भी सब स्टाफ, कोई भी टीजीटी, कोई भी पीजीटी, इवन प्रिंसिपल can act as defending officer for any of the employee. Even he or she can be an employee of any central government institution. उसे ये है कि वो अधिकतम एक साथ 4 केस लड़ सकते हैं। अधिकतम 4 केसेस में वो डिफेंडिंग ऑफिसर हो सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है? हाउ मेनी केसेस कैन बी पेंडिंग विथ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एक्टिंग एज अ डिफेंस ऑफिसर? तो कितने केसेस पेंडिंग हो सकते हैं? 3 केसेस पेंडिंग हो सकते हैं, और जो चौथा केस होगा वो आपका केस होगा। इसीलिए यहाँ पे 4 उत्तर नहीं होगा। हाउ मेनी केसेस विल बी पेंडिंग? अगर ये प्रश्न ऐसा होता, हाउ मेनी केसेस अ डिफेंडिंग ऑफिसर कैन हैव ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम, तब इसका उत्तर हो जाता 4 केसेस। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। नाउ moving on to question number 50, what is the time limit for furnishing the copies of document to the government servant on his application before the commencement of the examination of witness? आपको जो चार्जशीट दी गई है उसमें विटनेसेस की लिस्ट दी गई है। अब आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई कवरिंग लेटर चाहिए, कोई रिलीविंग ऑर्डर चाहिए, या फिर कोई रेफरेंस का लेटर चाहिए, आप जो गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया है मेमोरेंडम के साथ में, चार्जशीट के साथ में, यदि आप वो मांगते हैं तो वो आपको कितने दिनों में दे दिया जाना चाहिए? द आंसर इज विद इन 3 वर्किंग डेज इट शुड बी गिवन टू द ऑफिसर चार्ज्ड। आगे बढ़ते। आई होप माई लैंग्वेज इज क्लियर टू यू, माई आइडियाज आर क्लियर टू यू, माई एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। इफ नॉट, डियर फ्रेंड्स, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कुड राइट इट टू मी। Convey your message through any medium. All the contact numbers are given in the description box. Even you can write your comment in the comment box so that I get to know it. Please. Now question number 51. What is the time limit for discovery or production of any document which are in possession of a government but not mentioned in the list referred in sub-rule 3? जो गवर्नमेंट के पोजीशन में है लेकिन सब रूल 3 में नहीं दिया गया है, ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स को यदि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको दे, तो उसके लिए लिमिट तय की गई है 10 डेज। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी समानता है और असमानताएं भी है, जिसे आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये पूरा पीडीएफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल आल्सो बी गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप इत्मीनान से पढ़ सके। फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं इत्मीनान से देखिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, पॉज आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, मेरी एक एक बात को सुनिए, और उसके बाद में आप इत्मीनान से उसे डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिकेट द रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय हिम? प्रश्न को समझिए। कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट का तात्पर्य यहाँ पे, चूंकि हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं, तो अ सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिकेट द रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय हिम टू बी डिस्कवर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या वो ऐसा कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। जिस भी किसी डॉक्यूमेंट की उसको जरूरत पड़ती है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है। वेदर द इंक्वायरी अथॉरिटी कैन, बेस्ड ऑन द रीजन रिकॉर्डेड, refuse requisition of document by the government servant if it is not in opinion they are not relevant to the case। हाँ, एक सस्पेंडेड ऑफिसर ने किसी डॉक्यूमेंट को मांगा,
लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर समझता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट देना कतई आवश्यक नहीं है। अगर वो ऐसा सोचता है तो क्या वो रिफ्यूज कर सकता है? फिर से पढ़िए, वेदर द इंक्वायरी अथॉरिटी कैन बेस्ड ऑन द रीजन एंड रिकॉर्डेड रिफ्यूज, कैन ही रिफ्यूज, इसको यहां से पढ़िए, वेदर द इंक्वायरी ऑफिसर कैन रिफ्यूज रिक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसको रिफ्यूज कर सकता है क्या? इफ इन इट्स ओपिनियन, यदि उनके ओपिनियन में दे आर नॉट रिलेवेंट टू द केस, क्या वो रिफ्यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली रिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे कुछ भी मांग ले। इवन आरटीआई का भी दायरा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें लिखा जा सकता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन। ऐसा ही ये केस है। इसके 2-3 प्रश्न बनते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड गो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, वही बात सामने आ रही है। यदि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा है जिससे सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है, तो कैन सच डॉक्यूमेंट बी फर्निश्ड, कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट को दिया जाएगा? इसका उत्तर तो आप स्वयं दे सकते, नो इट कैन नॉट बी फर्निश्ड, नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिया जा सकता है। ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, कैन ही टेक अप एनी न्यू मैटर विदाउट द लीव ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, क्या इंक्वायरी ऑफिसर के बिना लीव हियर रिफर्स टू परमिशन। I need not write, I have told the word, so I hope you must have got it. I am talking about the word permission. Leave here refers to permission. फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। During re-examination of witness by the presenting officer, presenting officer एग्जामिनेशन कर रहे हैं, री-एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो can he take up any new matter suddenly without the prior permission and intimation of the inquiry officer? No, he cannot. ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज का कि वो इस प्रकार के किसी भी केसेस को नहीं ले सकते हैं, इस प्रकार के ऐसे किसी भी केसेस को नहीं ले सकते न्यू मैटर को। नाउ हाउ मेनी डेज कैन द इंक्वायरी बी एडजर्न्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसे डेज काउंट करने में दिक्कत होती है। फिर से देखते हैं, हाउ मेनी डेज कैन द इंक्वायरी बी एडजर्न्ड, इंक्वायरी को कितने समय के लिए एडजर्न किया जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू एविडेंस, यदि कोई न्यू एविडेंस प्रस्तुत किया जा रहा है, आर विटनेस नॉट लिस्टेड बिफोर बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी ने कोई विटनेस का जिक्र नहीं किया है और उसे अचानक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कितने दिनों बाद प्रस्तुत किया जाएगा, कितने दिनों के लिए एडजर्न किया जा सकता है प्रोसीडिंग को ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो सबके आंसर में 3 है, लेकिन एकदम जो करेक्ट आंसर है जो आपको मार्क करना है वो है 3 क्लियर डेज। क्लियर डेज को भी आगे डिफाइन करें, ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ एडजर्नमेंट एंड द डे टू विच द इंक्वायरी इज एडजर्न। आप ध्यान से सुनेंगे, एक्सक्लूसिव लिखा है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा है। 11 तारीख को एडजर्न किया गया, तो 11 को नहीं गिनेंगे, तो कौन कौन सी डेट आएगी, 12, 13 और 14, और उसके बाद में फिर 15 तारीख को उसकी इंक्वायरी फिर से होगी। तो इस 11 को भी काउंट नहीं किया जाएगा, इस 15 को भी काउंट नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्लूड रहेंगे। तो 3 क्लियर डेज ऐसे काउंट करेंगे। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। फिर से 3 क्लियर डेज एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ एडजर्नमेंट, तो 11 तारीख हो गया, वो 11 को हमने पोस्टपोन किया, एंड द डे टू विच द इंक्वायरी इज एडजर्न, 15 तारीख के लिए हमने एडजर्न किया, तो इस 15 को भी काउंट नहीं करेंगे, 11 को भी काउंट नहीं करेंगे, 12, 13 और 14 को काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन कैन एन एविडेंस बी परमिटेड टू बी कॉल्ड और रिकॉल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, किसी भी एविडेंस को कॉल करना या रिकॉल करने की परमिशन कब दी जा सकती है। टेक्निकल क्वेश्चन है, when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally, यदि किसी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया उसमें कोई लेकुना है, इनहेरेंट लेकुना है, कोई कमी है, तब उसे नए तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे फिर से रिकॉल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, after the case for disciplinary authority is closed, ध्यान से सुनेंगे, after the case for disciplinary authority is closed, whether the government servant is allowed to state his defense in writing or orally? Yes, definitely, and it should be.
पूरा केस क्लोज हो गया। अब उससे रिटर्न स्टेटमेंट भी लिया जाएगा, ओरल स्टेटमेंट लिया जाएगा और उसकी एक कॉपी भी उसे दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यस, इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड अ कॉपी में बी फर्निश्ड टू प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी दिया जाएगा और चार्ज ऑफिसर को भी दिया जाएगा कि ये आपने स्टेटमेंट दिया था। Question number 59. Whether witness produced by the government servant is liable to be examined, cross-examined and re-examined by the inquiry officer? Definitely. ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द विटनेस फॉर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नाउ, can an inquiry authority question a government servant after the close of his case to enable him to explain himself or any circumstances appearing in the evidence against, excuse me, yes, can an inquiry authority question a government servant after the close of his case to enable him explain himself, any circumstances appearing in the evidence against him? एक सेकंड के लिए आप समय लीजिए, सोचिए और मुझे उत्तर बताइए और मैं समझता हूं कि आप बताने में सक्षम होंगे। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यस। अभी थोड़ी देर पहले यही चीज हमने प्रेजेंटिंग ऑफिसर के केस में पढ़ा था और इंक्वायरी अथॉरिटी के केस में भी यही होगा कि हाँ, उसे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, ओरल स्टेटमेंट के लिए बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61. Which of the following need not be submitted? Which of the following need not be submitted? इनमें से कौन सी चीज सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है? एज रिटर्न ऑफ असेट्स, मैंने आपको बोला था शेयर, डिवेंचर, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हम बात करेंगे, तो इसी केस में है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी सबमिटेड एज रिटर्न ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस। आपकी जो पर्सनल फाइल होती है, आपकी जो रिकॉर्ड होती है, उसमें एंट्री के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है? प्रश्न क्या, आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी सबमिटेड, इनमें से कौन सी चीज को आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, ओन्ड और एक्वायर्ड बाय हिम, इसको तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। शेयर एंड डिवेंचर की जानकारी देनी पड़ेगी। अदर मूवेबल, अगर मूवेबल है या इमूवेबल है उसकी जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यूटेंसिल्स और क्रॉकरी एंड बुक्स, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा साधारण प्रश्न है कि जिसे आप सिंपली उत्तर दे सकते थे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस शुड अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटी व्हाइल एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी का जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपको जानकारी देनी पड़ेगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, 2 माह की यदि बेसिक सैलरी से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी सूचना आपको अपने अधिकारियों को देनी होगी। हु इज प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 1 ऑफिसर? क्लास 1 ऑफिसर के संदर्भ में कौन सा अधिकारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कहलाएगा? टू ऑर्डर फॉर अ फुल एंड कंप्लीट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वायर्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्लास 1 के केस में द गवर्नमेंट, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वही हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही हो सकता है। कैग बहुत बड़ी संस्था हो जाती है, ही कैन नॉट होल्ड द थिंग्स फॉर ऑल द क्लास 1 ऑफिसर। सो द गवर्नमेंट, one of the representative of the government has to be reported. Question number 64. Which rule under CCS conduct rule prescribes the forms specified in the schedule for submission of the movable and immovable property? इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा याद करने वाली बात है कि कौन से रूल के तहत हम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की एंट्री करते हैं। एंड द राइट आंसर इज रूल 18(1). आप पीएनटी से, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के रूल से इसे पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ के रूप में मौजूद है। वेदर पार्टिसिपेशन इन एन ऑक्शन एंड बिडिंग बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड? आपको सबको पता है बिल्कुल अलाउड नहीं है। व्हेन द ऑक्शन इज कंडक्टेड बाय हिज ओन ऑफिस और मिनिस्ट्री, तो इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 66। अंतिम 4 प्रश्न की ओर हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बहुत पेशेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके विचार क्या हैं ये आप स्वयं बताएंगे। Whether it is needed to scrutinize regularly the returns submitted by officers of Central Secretariat Service and Cabinet Secretariat Service? ध्यान देंगे, आपके हमारे द्वारा रिटर्न को रेगुलर स्क्रूटिनाइज करना तो जरूरी है, लेकिन whether it is needed to scrutinize regularly the returns
सबमिटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट सर्विस। प्रश्न यहाँ पे बनता है, सो इट इज द आंसर इज नो नीड टू स्क्रूटिनाइज रेगुलरली। उनका भी अपना एक टाइम फ्रेम है जिसके अंतर्गत उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इट इज नॉट नीडेड टू बी स्क्रूटिनाइज रेगुलरली। नाउ whose certificate of valuation submitted by a government servant could be accepted when a building is constructed at a cost not exceeding 10,000 in a village। गांव में हम 10,000 रुपए की वैल्यू का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं, तो हमें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, तहसीलदार साहब जो हैं गांव के, वो हमें ये सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द अपर मॉनिटरी लिमिट फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रुप ए एंड बी? ग्रुप ए एंड बी सर्वेंट के लिए फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अपर लिमिट क्या है? शेयर एंड डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट की अपर लिमिट क्या है? इफ द टोटल ट्रांजैक्शन इन शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा एक्सीड्स 50,000 देन वी नीड टू इन्फॉर्म। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दूं, व्हाट इज द अपर मॉनिटरी लिमिट फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट for initiation of transaction in share debenture with the prescribed authority? With the prescribed authority मतलब with prior permission to the prescribed authority. Second last question, what is the prescribed limit for undertaking a repair, minor construction work in respect of any immovable property belonging to a government servant for which प्रायर इंटीमेशन टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज नेसेसरी? कितने रुपए का कंस्ट्रक्शन आप कराएंगे उसकी पूर्व सूचना लेनी आवश्यक है। प्रश्न ऐसा कहता है, एंड द आंसर इज अबव 10,000। इफ द एस्टिमेट्स एक्सीड्स 10,000 रुपीज देन यू मस्ट इन्फॉर्म एंड इंटीमेट योर अथॉरिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग अ स्पाउस लिविंग एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद एनी पर्सन? शादीशुदा व्यक्ति पत्नी के रहते हुए कब दूसरी शादी कर सकता है? वैसे तो कभी भी नहीं कर सकता, बट एज अ रूल व्हेन सच मैरिज इज परमिसेबल अंडर द पर्सनल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ध्यान रखेंगे, पर्सनल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स द रिलीजन आर द बोर्ड दैट ही बिलोंग्स टू। इफ इट परमिट्स then it is allowed. So the answer is A. So my dear friends, that's all for today. I hope whatever we have gone through today must have been very clear to you and is going to be useful to you. Keep on watching this video and please do tell me how did you like it or what are the shortcomings of it, so that in the next videos I can improve and I can come with a better hand. Thank you. Have a nice day. Thank you for watching this video. Have a good day. Good morning friends. Suresh Kumar Devangan here, your friend, and I am here with the last video of CCS CCA conduct rule, that is part 4. You must have seen so far part 1, part 2, part 3, and here we have to discuss the question number 104 up to 104, right from 71. In this video we are going to talk about officials in disciplinary proceeding, court and departmental proceeding, appeal and appellant authorities, content and language. What should be the content and what should be the time limit? What is the time limit prescribed for the appeal and what is de novo trial? Friends, as you know, this is the video for all the central government employees. You must know all the rules and regulation, particularly for those who are preparing for the principal and vice principal examination of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Navodaya Vidyalaya Sangathan, Eklavya Model Residential School, and even for UPSC examination. So without wasting time, let us begin with the questions. Here we will be dealing and we will be discussing the answers, possible answers of it. Question number 7 already we have discussed in previous video. We will begin with the question number 71, and here we go. What is that? No government, let me select the pen so that I may write something if needed. No government servant shall employ to work any child below the age of 10 years. Every one of us know the answer. It is 14 years. Question number 72. Whether the presenting officer and the government servant are permitted to file the written brief of the case after completion of production of evidence.
प्रोसीडिंग चल रही है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या प्रेजेंटिंग ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर इन दोनों को ये इजाजत है कि ये रिटर्न ब्रीफ फाइल करे? यस, बोथ आर परमिटेड। ध्यान रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट शेल बी द एक्शन ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑफिसर की क्या प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए यदि, अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन यदि हैं तो ऐसे केस में इंक्वायरी ऑफिसर को क्या करना चाहिए? तो लेट अस सी व्हाट आर द केसेस। द वेरी फर्स्ट इज डज नॉट सबमिट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, यदि चार्ज्ड ऑफिसर अपना स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते। दूसरा, डज नॉट अपीयर बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर इन पर्सन, इंक्वायरी ऑफिसर के सामने वो नहीं आता है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता है। और तीसरा, refuses to comply with the provision of this rule after the article of charges has been delivered. चार्जशीट उसे दे दी गई है, वो खुद भी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर रहा है, ना ही वो स्वयं इंक्वायरी ऑफिसर के सामने उपस्थित हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए? व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय इंक्वायरी ऑफिसर? सो व्हाट विल बी द एक्शन? इंक्वायरी अथॉरिटी में होल्ड द इंक्वायरी एक्स पार्टी, वन साइडेड, एक तरफा, अपने हिसाब से वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो ये एक्स पार्टे वर्ड से ध्यान आता है, इसे याद रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच इज द वन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी? इंक्वायरी हो गई, अब उसकी रिपोर्ट तैयार की जानी है, उस रिपोर्ट के साथ में क्या चीजें सम्मिलित नहीं की जाएगी, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। द आर्टिकल ऑफ चार्जेस इन द स्टेटमेंट ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड बिहेवियर, ये रहेगा, उसी के आधार पर तो रिपोर्ट सबमिट की गई, उसी के आधार पर तो इंक्वायरी की गई है। द डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ द चार्जेस, ये भी रहेगा कि क्या क्या उसने अपने डिफेंस में कहा है। इन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस, ये भी रहेगा। तो क्या नहीं रहेगा? डेली सीट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, डेली अटेंडेंस कहें या क्या प्रोसीडिंग हुई थी पर डे का, ये चीज शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। हुज एडवाइस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग? देखिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होती है, मैंने पहले भी बताया है, सारी पेनाल्टीज रूल नंबर 11 के तहत दी जाती है। रूल नंबर 14 में आपकी मेजर पेनल्टीज होती है, रूल की प्रोसीडिंग होती है। रूल नंबर 16 में माइनर पेनल्टीज की प्रोसीडिंग होती है। लेकिन यदि किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जानी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कर दी जाएगी, उसके लिए आपको एडवाइस लेने की आवश्यकता होगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो वो एडवाइस किससे ली जाएगी? गवर्नमेंट काउंसिल से उसकी एडवाइस ली जाएगी। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। What is the time limit prescribed for issuing sanction against prosecution of a government servant? यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन में लेना है तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट डिसाइड की जाती है? एंड द राइट आंसर इज 3 मंथ। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 3 मंथ्स लिमिट इज फिक्स्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 whether the departmental action can also be taken when the same matter has been taken up in the court of law? कोर्ट ऑफ लॉ में यदि कोई केस चल रहा है तो क्या उसी दौरान डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी की जा सकती है? यस, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बिल्कुल की जा सकती है। विच फैक्टर मेंशन्ड, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर mentioned below is not related to the cause for undue delay and faulty disposal of the disciplinary case? डिसिप्लिनरी केस जो किसी एम्प्लॉय के खिलाफ चल रहा है, अब विच फैक्टर मेंशन्ड बिलो इज नॉट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ अनड्यू डिले, जो उस डिसीजन में डिले हो रहा है या डिसीजन फॉल्टी आ रही है, उसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए, ऑफिसर कंडक्टिंग इंक्वायरी में भी प्री ऑक्युपाइड, ये संभव है। अनफिमिलियरिटी विद द प्रोसीजर एंड इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस पॉसिबिलिटी है। सम इज नॉट रिलेटेड, सो दिस इज रिलेटेड। सम undue delay occurred in making reference to UPSC, this is also possible. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर फॉर इंक्वायरी, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। द चार्ज
officer has to be available there, and if not, I have already told you, ex parte decision will be taken. Now, moving to question number 79, what is the period of limitation of appeal? यहाँ से my dear friends, अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं. जैसा कि मैंने I told you in the beginning of the question that we are to discuss today अपील्स एंड हु आर द अपीलेंट अथॉरिटीज. अपील कैसे की जाती है, जब हम अपील करेंगे तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, कितने टाइम फ्रेम में अपील करना है, कितने टाइम फ्रेम में हमें जवाब मिलेगा, ये सारी प्रोसीडिंग हम पढ़ने वाले हैं. अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी. अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो नेचुरली द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर. वट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील. आपको डिसीजन मिल गया है तो उसके बाद कितने दिनों तक आप अपील कर सकते हैं, याद रखेंगे 45 डेज तक आप अपील कर सकते हैं. स्वामी हैंडबुक 2021 के पेज नंबर, स्वामी हैंडबुक 2021 जो नया इशू हुआ है उसके पेज नंबर 133 में अपील एंड रिव्यू का पूरा जिक्र किया गया है. ऑन पेज नंबर 133, my dear friends, you can discuss it. Before coming here and discussing any question with you, I have gone through Swami handbook, I have gone through all the rules and regulation, and I am trying to put forward all the facts and figures before you. I hope you would love to watch it and listen it and to implement it as well. Now, moving to question number 80, we will go. Who is competent to accept the appeal after expiry of the limitation of period? 45 डेज में आपको अपील करना था, आप 45 डेज में अपील नहीं कर पाए, तो अब आपकी अपील को कौन सुन सकता है? तो अपीलेंट अथॉरिटी. अपीलेंट अथॉरिटी इज डिफरेंट देन द फेलो हु हैज गिवन द पनिशमेंट. हु गिव्स द पनिशमेंट, हु हैज द राइट टू गिव पनिशमेंट, दैट इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आर अपॉइंटिंग अथॉरिटी. इन आर केस, इन केंद्रीय विद्यालय संगठन केस, इट इज डेप्यूटी कमिश्नर. डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर के रैंक के जो व्यक्ति हैं, दैट इज अपीलेंट अथॉरिटी. आगे बढ़ते हैं. To whom shall the appeal be presented? अपील किसे दिया जाना चाहिए? Of course, it is to be given to the authority to whom appeal lies. आप जिनसे अपील कर रहे हैं आप उन्हीं को देंगे. इंक्वायरी ऑफिसर को नहीं देंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को नहीं देंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों ने ही तो मिलकर आपको सजा दी है और इनकी सजा को इनसे ही अपील थोड़ी करेंगे, आप इनसे हायर अथॉरिटी को अपील करेंगे. हाउ टू प्रिफर एन अपील, हाउ टू प्रेजेंट एन अपील, रादर आई शुड से. अपील को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी सेपरेटली, इट शुड नेवर बी डन ज्वाइंटली. इस बात को ध्यान रखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अपील. अपील के कंटेंट क्या होनी चाहिए? अपील में आपको कैसे कंटेंट रखना है? तो ध्यान रखेंगे, मटेरियल स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स विल बी देयर. ये भी स्वामी हैंडबुक के पेज नंबर 133 में मेंशन है. मैंने आपको पहले ही कहा है, यू कैन go through for your reference if you wish to. Otherwise सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ, आपका ध्यान से सुनना ही काफी है. What type of language is to be avoided in appeal? अपील में कैसी लैंग्वेज अवॉइड करें? अब इसको आप 2 प्रश्न के रूप में बना लीजिए. तो फिर कैसी लैंग्वेज यूज करना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न के रूप में हम ले सकते हैं. तो कैसी लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए? डिसरेस्पेक्टफुल और इम्प्रॉपर लैंग्वेज आपको अवॉइड करना चाहिए. मतलब अपील की लैंग्वेज होनी कैसी चाहिए? इट शुड बी नॉर्मल राइटिंग, इट शुड बी स्पीकिंग लैंग्वेज, इट शुड बी पोलाइट. 2 प्रश्न बन गए यहाँ पे, काउंटर क्वेश्चन, हम ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 85, what is the time limit to forward the appeal to the appellant authority by the authority which made the order? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. What is the time limit to forward the appeal to the appellant authority? To the appellant authority मतलब आपने किसे भेजा? अपने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजा या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेजा. आपने डायरेक्ट अपीलेंट अथॉरिटी को नहीं भेजा, थ्रू प्रॉपर चैनल जिसे हम कहते हैं. अब आपने तो भेज दिया, अब उसे कैसे भेजना चाहिए, कितने टाइम लिमिट में भेजना है, ये प्रश्न है. What is the time limit to forward the appeal, not by you, by the disciplinary authority or appointing authority, to the appellant authority by the authority which made the order on receipt of a copy of appeal. जैसे उनको कॉपी ऑफ अपील मिलती है तो उनको कितने समय में फॉरवर्ड कर देना चाहिए? विदाउट एनी अवेलेबल. ये माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा करेक्शन कीजिए आप. यहाँ पे ये जो अवेलेबल लिखा है, ये अवेलेबल को हटा दीजिए आप. इसे अवेलेबल नहीं पढ़ेंगे, इसे अवॉइडेबल पढ़ेंगे. इट इज जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक, यू कैन से विदाउट एनी अवॉइडेबल डिले. बिना किसी अवॉइडेबल डिले के इसे भेजा जाना चाहिए. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 86,
इज देयर एनी प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स बाय अथॉरिटी टू whom द अपील इज प्रिफर्ड। ध्यान से सुनिए प्रश्न को। इज देयर एनी प्रोविजन, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है फॉर विथ होल्डिंग अपील, कि हम अपील को रोक सके, बाय द अथॉरिटी टू whom द अपील इज प्रिफर्ड। क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके अपील को रोक सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए, नो प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग द अपील। अपील को कोई नहीं रोक सकता। अपीलेंट अथॉरिटी उस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं, ये उनका ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके अपील को रोकेंगे नहीं। My dear friends, I hope I am very clear in my language and explanation. If at all anything is there, please do convey me so that I can come up with a better facts and figures for you as per your convenience. Now, question number 87. What are the proper records to be submitted to the appellant authority with appeal or petition? जब आप कोई petition दे रहे हैं, application दे रहे हैं, request बना रहे हैं या appeal कर रहे हैं, तो क्या document submit करना चाहिए? Here it is. ब्रीफ हिस्ट्री होना चाहिए, पैरावाइज कमेंट होना चाहिए, अनेक्सर ड्यूली कंप्लीटेड होना चाहिए, डिसिप्लिनरी फाइल इन ओरिजिनल होना चाहिए, अपील फाइल होना चाहिए इन ओरिजिनल इन केस ऑफ पिटीशन, SBCR डोजियर होना चाहिए, एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द केस। ये सारी चीज आप देंगे तभी आपकी अपील को वजन मिलेगा, बल मिलेगा और सारी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 88. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिव्यू पिटीशंस एड्रेस्ड टू अ मेंबर ए PNT बोर्ड, पर्सनल एंड ट्रेनिंग पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन बोर्ड? तो इसके लिए क्या लिमिट डिसाइड की गई है, दैट इज द क्वेश्चन, एंड द लिमिट इज 60 डेज। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली जब हमें मिलता है तो हमें अपील के लिए 45 डेज मिलते हैं, ये ध्यान रखने, ये प्रश्न अलग है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिव्यू पिटीशन, ये अलग है, ये अपील की डेट है, ये रिव्यू पिटीशन की डेट है, एड्रेस टू अ मेंबर ए PNT बोर्ड, तो उसके लिए 60 डेज मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये डेट्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे आपको याद रखने की, दिमाग में रखने की आवश्यकता है। Which rule provision of CCA rules is to be considered by the appellant authority in case of appeal against the order of suspension? किसी व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मिल चुका है, अब वो उसी के खिलाफ अपील कर रहा है, तो कौन सा रूल लागू होगा? प्रश्न ये है, विच रूल प्रोविजन ऑफ मतलब कौन सा रूल दिया गया है प्रोविजन में, CCA रूल में, टू बी कंसीडर्ड बाय अपीलेंट अथॉरिटी। तो अपीलेंट अथॉरिटी कौन सा रूल कंसीडर करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। रूल नंबर 10 होगा, क्योंकि मैंने बताया था रूल नंबर 11 इज पेनाल्टीज, रूल नंबर 12 टॉक्स अबाउट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, नन ऑफ द अबव, तो आंसर है ही नहीं इसका। तो व्हाट इज द रूल? रूल नंबर 10 डिस्कसेस अबाउट द अपीलेंट अथॉरिटी, यू कैन गो थ्रू एंड कैन रीड। Question number 90. In case of appeal against an order imposing any penalty under Rule 11. ध्यान से सुने, in case of appeal against an order imposing penalty under Rule 11. Under Rule 11 के तहत पेनाल्टी दी गई है किसी व्यक्ति को, an appellant authority shall evaluate the same under provision of which of the following rule. अब रूल 11 के तहत उसे कोई पेनाल्टी दी गई है, उस पेनाल्टी को यदि कोई चैलेंज करता है या अपील करता है, तो जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो कौन से रूल के तहत काम करेंगे? फ्रेंड्स, याद रखें हमेशा 27(2) के तहत उसकी सुनवाई होगी। सारे रूल्स यदि हमें याद हो तो हम बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हु कैन अलाउ फॉर पर्सनल हियरिंग इन मेजर पेनाल्टी केस? मेजर पेनाल्टी यदि होती है आपको, तो आपको पर्सनल हियरिंग के लिए भी समय दिया जाएगा, और ये आपको कौन अलाउ कर सकता है? ओनली अपीलेंट अथॉरिटी कैन अलाउ यू फॉर पर्सनल हियरिंग इन द केस ऑफ मेजर penalties. When is de novo proceeding required? मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि today we are going to discuss what is de novo proceeding. तो de novo proceeding क्या है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। what is de novo proceeding? आप देखिए, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे de novo proceeding क्या है। आप के लिए मैं पढ़ता हूँ इसे। de novo trial means a new trial. de novo एक टर्म है, उसके लिए अर्थ क्या है? न्यू ट्रायल, ऑर्डर्ड बाय एन अपीलेंट कोर्ट इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ही केसेस में इसको ऑर्डर किया जाता है। व्हेन द ओरिजिनल ट्रायल फेल्ड टू मेक अ डिटर्मिनेशन इन मैनर डिक्टेटेड बाय लॉ। ऐसा लगता है कि जो डिसीजन दिया गया है इज नॉट डिटरमाइंड प्रॉपरली, देन
द ट्रायल इज कंडक्टेड अफ्रेश, फिर से नए तरीके से पूर्णतः सुनवाई होगी, जो पुराना था उसे नल एंड वाइट कर दिया गया, पूरी तरीके से नए सुनवाई की जाएगी अफ्रेश बाय द कोर्ट एज इफ देयर हैड नॉट बीन अ ट्रायल इन फर्स्ट इंस्टेंस, पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, इस तरीके से यदि की जाती है तो दैट इज नोन एज डी नोवो। तो अब पूछा जा रहा है हमारा, आई होप डी नोवो इज क्लियर टू यू। अब पूछा जा रहा है डी नोवो प्रोसीडिंग कब की जाती है, कब इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा उत्तर है व्हेन अपीलेंट अथॉरिटी सेट असाइड द पनिशमेंट ऑर्डर, जब उसके पनिशमेंट ऑर्डर जो उसे दिया गया उसे उसने कैंसिल कर दिया अपीलिंग अथॉरिटी ने कि इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर से प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, दैट इज नोन एज डी नोवो प्रोसीडिंग। 93 number question, who is competent authority to review revise punishment order in respect of government servant serving in postal department? postal department में यदि कोई government servant है तो उसके किसी ऑर्डर को रिव्यू रिवाइज करने का अधिकार किसे होता है इन पोस्टल डिपार्टमेंट? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेंबर पर्सनल पोस्टल सर्विस बोर्ड को ही ये अधिकार होता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे पोस्टल बोर्ड की, टेलीकम्युनिकेशन बोर्ड की और अलग अलग डिपार्टमेंट की, कि उनके हेड, ऑडिट इन जनरल बोर्ड की, तो उनके हेड कौन कौन होते हैं, तो इनको केवल नाम याद रखने की आपको आवश्यकता है। Who is the authority to review, revise the punishment order in respect of a government servant serving in telecommunication department? पोस्टल डिपार्टमेंट का मैंने बता दिया आपको, मेंबर पर्सनल पोस्टल सर्विस बोर्ड, और इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इट इज गोइंग टू बी एडवाइजर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 95, who is competent authority to review, revise the punishment order of the government servant serving in the Indian Audit and Account Department? तो सबको आंसर इसका पता होगा, इट इज गोइंग टू बी कैग, CAG जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिट जनरल। कैग इज द अथॉरिटी टू रिव्यू एंड रिवाइज द पनिशमेंट ऑर्डर। बढ़ते हैं आगे 96 नंबर क्वेश्चन की ओर, हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू रिव्यू रिवाइज पनिशमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सेक्रेटरीट? इनके अलावा जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके ऑर्डर को कौन रिव्यू कर सकता है, कौन रिवाइज कर सकता है, प्रश्न आपसे ये जानना चाहता है। तो हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट है तो इरिगेशन, या हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टली होंगे उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 97, परमिशन ऑफ विच कमीशन इज नेसेसरी फॉर इनहेंसिंग सेटिंग असाइड या कैंसिलेशन ऑफ पेनाल्टी ऑलरेडी इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति फैसला ले ले कि नहीं ये पेनाल्टी सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। द परमिशन is also required from higher authority, higher department, and which is that it is Union Public Service Commission, that is known as UPSC, that is abbreviated as UPSC। इनकी परमिशन लेना आवश्यक होता है बिफोर रिवाइजिंग या सेटिंग असाइड या कैंसिलेशन ऑफ द पेनाल्टी। क्वेश्चन नंबर 98, whether the original punishing authority can cancel its own order in revision? बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। एक बार आपने पनिशमेंट दे दिया और अब आप सोचे नहीं यार ठीक है मैं पनिशमेंट को कैंसिल कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता भैया, कैंसिल ही करना था तो पनिशमेंट ही क्यों दिया आपने? तो कैन नॉट कैंसिल इट्स ओन ऑर्डर, ए नंबर इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर टू यू। Question number 99, I'll move towards what is the time limit fixed for preferring revision petition without submitting an appeal? बिना अपील सबमिट किए आप रिवीजन की भी पिटीशन दे सकते हैं कि प्लीज रिवाइज माय केस। अगर ऐसा है तो आपको कितनी लिमिट दी जाती है? 6 months बिफोर द डेट ऑफ ऑर्डर, 6 months बिफोर द डेट ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 100, फ्रेंड्स ये बड़ी खुशी की बात है, वीडियो नंबर 4 है और हम 100 MCQ कंप्लीट करने की ओर है। यदि आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया होगा। यू मस्ट हैव सीन right from video 1 to video 4, I have never told you to like or subscribe the video, and still I will not say. Only one thing I would like to say, either you be in the channel and check it every day for new videos, and subscription only gives you notification. सब्सक्रिप्शन से केवल इतना होता है कि आपको जब कभी भी लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई भी वीडियो
अपलोड होता है, बिकॉज यू मे नॉट बी गेटिंग द लिंक और यू मे नॉट कम टू नो दैट न्यू वीडियो हैज बीन अपलोडेड. So that is the only benefit for you to subscribe our channel, and it is free of cost. You need not pay anything for that, and you need not to go anywhere. Only you need to subscribe the channel. You can do it if you wish to. 100 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. Who is competent for remanding case for revision of penalty in respect of P&T department, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए हु इज द कॉम्पिटेंट फॉर रिमाइंडिंग केस. रिमाइंडिंग केस के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं? एंड द आंसर इज द प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट, और पीएनटी बोर्ड. जहां प्रेसिडेंट का नाम आता है, नेचुरली ही कैन डू एनीथिंग. इज यूपीएससी कंसल्टेशन नेसेसरी फॉर रिमांडिंग अ केस फॉर रिविजन ऑफ पेनाल्टी. क्या यूपीएससी का परमिशन आवश्यक है इन केस ऑफ रिविजन ऑफ अ पेनाल्टी? यदि आपको ध्यान होगा, हमने अभी बोला था पेनाल्टी को यदि रिवाइज किया जाता है तो परमिशन लेना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नॉट नेसेसरी व्हेन द प्रेसिडेंट सेट्स असाइड द प्रोसीडिंग. यदि प्रेसिडेंट अगर उसे सेट असाइड करे तो प्रेसिडेंट को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ही इज अबव एंड ऑल. बट इफ प्रेसिडेंट इज नॉट इन्वॉल्व देन डेफिनेटली सच परमिशन इज नेसेसरी. ये पहले के क्वेश्चन में भी हमने इसे किया है. Let us move to question number 102. When is it necessary to initiate de novo proceeding? De novo proceeding अभी हमने पढ़ा था न्यू ट्रायल, न्यू केस. तो when it is necessary to initiate de novo proceeding against the concerned officer, किसी concerned officer के against de novo केस, नए तरीके से ट्रायल करना की आवश्यकता कब हो जाती है? If an appellant order is set aside for procedural defect, कि उसमें प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट था, ऐसा सोच के अपीलेंट अथॉरिटी यदि उसे सेट असाइड कर देते हैं, तब नए तरीके से उनके पेनल्टीज को कैंसिल कर देते हैं, तो नए तरीके से केस की फिर से सुनवाई की जाती है, प्रोसीडिंग फिर से स्टार्ट की जाती है. लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स. हाउ आर द ऑर्डर्स नोटिसेस सर्व्ड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी नोटिस या ऑर्डर कैसे दिया जाता है? वी नो इट वेरी वेल. सर्व्ड इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ताकि उसकी एक्नॉलेजमेंट रखी जा सके, या फिर उसे इन पर्सन दिया जाता है और उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है. शुड द कॉपी ऑफ यूपीएससी एडवाइस बी सप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अलॉन्ग विद द फाइनल ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी? यदि यूपीएससी ने कोई पेनाल्टी इम्पोज किया है तो क्या यूपीएससी का एडवाइस भी उसके साथ में दिया जाना चाहिए? अपील के बाद की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, शुड बी सप्लाइड. So friends, here we end 104 question. You can read question number 105. It is going to discuss about the conduct rule. In the next 4 videos, again I will meet you with the conduct rule starting from 105. और उन वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर 235 तक. ये कंडक्ट रूल के क्वेश्चंस होंगे. अभी तक जो हम कर रहे थे वो सीसीए के क्वेश्चन थे. तो फ्रेंड्स 104 क्वेश्चन सीसीए के, एंड आई गारंटी यू 10 क्वेश्चन एज इट इज इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.